स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो यूनिट नंबर 4 आपकी चल रही है उसमें लेक्चर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम जो आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद पास्कल लॉ पढ़ाएंगे और कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ाएंगे। तीनों ही टॉपिक आपके सिलेबस से लिए गए हैं। आप अगर अपने सिलेबस से देखेंगे तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो पार्ट है उसमें आपके 3 ही टॉपिक बचे हुए हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या है, पास्कल लॉ क्या है और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है। ये तीनों आज इस लेक्चर में आपके पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपका इसके बाद लेक्चर लेंगे वो कंटिन्यूटी इक्वेशन के न्यूमेरिकल पे बेस होगा। उसके बाद आपकी फ्लूइड मशीनरी का पार्ट शुरू हो जाएगा। अब तक जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं। देखिए कितनी तरह के आपके फ्लूइड होते हैं। तो देखिए द फ्लूइड में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 टाइप्स। आपके जो फ्लूइड होते हैं वो उसे हम 5 तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो आपका टाइप होगा वो होगा आइडियल फ्लूइड, सेकंड होगा रियल फ्लूइड, थर्ड होगा न्यूटोनियन फ्लूइड, फोर्थ होगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और फिफ्थ होगा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। इससे पहले भी लेक्चर में जब मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेंगे वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएंगे और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएंगे। इतना मैंने आपको थोड़ा सा बताया था उसके बारे में जब हमने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी समझाया था। अब लेकिन टाइप्स ऑफ फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो 5 के 5 फ्लूइड के बारे में एक एक करके आपको समझाएंगे कि किस फ्लूइड में की क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस फ्लूइड की क्या लिमिटेशन होती है, वो सब आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले आता है आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड में आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का मतलब ऐसा फ्लूइड जिसे हम आदर्श रूप में ले सकते हैं, ठीक है नहीं। आइडियल का मतलब ये होता है। अब देखिए आइडियल फ्लूइड को क्या होगा आपका, ए फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। यानी ऐसा फ्लूइड जिसे हम कंप्रेस ना कर सकें, जिसे कंप्रेस नहीं कर सकते उसे कहते हैं इनकम्प्रेसिबल, ठीक है नहीं। तो ए फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल, तो ये तो क्लियर होगा कि आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी, और उसकी कोई भी विस्कोसिटी ना हो। यानी जो म्यू की वैल्यू हो वो म्यू की वैल्यू कितनी हो, वो म्यू की वैल्यू आपकी 0 हो, ठीक है नहीं। अब देखिए ऐसा कोई फ्लूइड नहीं होता जिसके अंदर विस्कोसिटी म्यू की वैल्यू 0 हो। आप कोई सा भी फ्लूइड ले लें उसमें विस्कोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी, ये ध्यान रखें आप, ठीक है नहीं। तो ऐसा कोई फ्लूइड नहीं होता, इसलिए हम इसे आइडियल फ्लूइड को इमेजिनरी फ्लूइड भी कहते हैं। नीचे देखिए इसने कहा है आइडियल फ्लूइड इज ओनली एन इमेजिनरी फ्लूइड बिकॉज ऑल द फ्लूइड हैव सम विस्कोसिटी। क्योंकि जितने भी आपके पास फ्लूइड हैं, आप जितने भी फ्लूइड के नाम जानते हैं, चाहे वो एटमॉस्फेरिक एयर हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे मिल्क हो, चाहे डीजल हो, चाहे वाटर हो, उन सभी की कुछ ना कुछ विस्कोसिटी जरूर होती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसकी विस्कोसिटी 0, ठीक है नहीं। तो आइडियल फ्लूइड उस फ्लूइड को कहेंगे जिसकी विस्कोसिटी 0 होगी और जो इनकम्प्रेसिबल होगा, जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वो कहलाएगा आपका आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड में सबसे पहले आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि इनकम्प्रेसिबल है और विस्कोसिटी 0 है, ठीक है नहीं। और तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आइडियल फ्लूइड इमेजिनरी फ्लूइड है, आपकी रियल लाइफ में ऐसा कोई भी फ्लूइड आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो आइडियल फ्लूइड आपके समझ में आ गया होगा। अब सेकंड चलते हैं रियल फ्लूइड। देखिए रियल का मतलब होता है जो आप वास्तविक होते हैं, जो आप देखते भी हैं। आप जितने भी फ्लूइड के बारे में जानते हैं वो सभी रियल ही हैं, ठीक है नहीं। जितने भी फ्लूइड है, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, मिल्क है, एयर है, गैस है, कुछ भी है, वो सब आपके रियल फ्लूइड होते हैं। रियल फ्लूइड कहते किसे हैं, देखिए ए फ्लूइड विच हैव विस्कोसिटी, ए फ्लूइड विच हैव विस्कोसिटी इज नोन एज रियल फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जिसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी की वैल्यू हो, जिसमें म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर हो, 0 ना हो। म्यू की वैल्यू 0 ना हो, चाहे 0.1 हो,
0.01 हो, कुछ ना कुछ म्यू की वैल्यू जरूर हो, ठीक है नहीं, उस फ्लूइड को हम कहेंगे रियल फ्लूइड। तो ये ध्यान रखना है कि आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 होती है और रियल फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 नहीं होती, उसमें विस्कोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होती है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। क्लियर है, होगी जरूर कुछ ना कुछ। तो ऑल द फ्लूइड इन एक्चुअल प्रैक्टिस आर रियल फ्लूइड। आपकी एक्चुअल प्रैक्टिस में जितने भी रियल फ्लूइड हैं, जितने भी आप अपनी लाइफ में जितने भी फ्लूइड देखते हैं, जितने भी लिक्विड देखते हैं, जितने भी गैस देखते हैं, वो सभी रियल फ्लूइड हैं, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी जरूर होती है। तो 2 फ्लूइड, आपको 5 फ्लूइड बताए थे हमने टाइप्स ऑफ फ्लूइड में, 2 फ्लूइड मैंने आपको समझा दिए, आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। अब देखिए थर्ड फ्लूइड पर चलते हैं। थर्ड फ्लूइड है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड, अब मैंने आपको बताया था कि न्यूटोनियन फ्लूइड वे होगा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा, वो कहलाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेगा वो कहलाएगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करते हैं। ए रियल फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। यानी ए रियल फ्लूइड, देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड जो होगा वो रियल फ्लूइड ही होगा, क्योंकि आइडियल फ्लूइड तो कोई है ही नहीं, ठीक है नहीं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड रियल फ्लूइड ही होगा, रियल फ्लूइड का ही टाइप होगा। और रियल फ्लूइड कौन सा, इन विच द शियर स्ट्रेस किसे कहते हैं, टो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। यानी रियल फ्लूइड वो है जिसमें शियर स्ट्रेस आपकी शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है या वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होती है। वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं du/dy को, ठीक है नहीं। तो अगर किसी भी फ्लूइड के अंदर शियर स्ट्रेस आपके शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है तो वो फ्लूइड आपका न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा। और ये जो टो इज प्रोपोर्शनल टू du/dy, यही है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यही क्या है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, जो पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। तो हम ये भी कह सकते हैं, देखिए वी कैन से दैट ए रियल फ्लूइड विच फॉलो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि रियल फ्लूइड क्या करता है, एक रियल फ्लूइड यानी न्यूटोनियन फ्लूइड वो रियल फ्लूइड है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। न्यूटोनियन फ्लूइड वो रियल फ्लूइड है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड आपके समझ में आ गया होगा। 2 तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। पहला यही कि वो रियल फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता हो वो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा, या जिस फ्लूइड के अंदर शियर स्ट्रेस आपकी शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल हो वो भी आपका न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा। क्लियर। इसके बाद आपका आता है, देखिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या आता है जी, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। देखिए नाम से ही पता चल रहा है नॉन न्यूटोनियन। नॉन का मतलब होता है जो ना हो, यानी जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो ना करता हो वो कहलाएगा आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। सीधा सीधा सा देखिए नाम से ही डेफिनेशन का पता चल रहा है। तो देखिए ए रियल फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नोन एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। यानी वो रियल फ्लूइड जिसमें शियर स्ट्रेस आपकी शियर स्ट्रेन के रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। यानी इसमें टो du/dy के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। क्लियर नहीं। अगर आपका टो du/dy के प्रोपोर्शनल नहीं है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है, उस केस में हम कह सकते हैं कि आपका जो रियल फ्लूइड है वो कौन सा टाइप है, वो रियल फ्लूइड का नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड टाइप है। क्लियर है। या ये भी कह सकते हैं, देखिए वी कैन से दैट ए रियल फ्लूइड विच डू नॉट फॉलो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या कह सकते हैं, देखिए कि वी कैन से दैट ए रियल फ्लूइड, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा रियल फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो ना करता हो, ऐसा रियल फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो ना करता हो वो फ्लूइड आपका कहलाएगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या कहलाएगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा। तो देखिए 4 टाइप आपके हो गए। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, रियल फ्लूइड क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है।
चारों आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे कि चारों में क्या डिफरेंस है और किसकी क्या डेफिनेशन है। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। समझोगे तो एग्जाम में आप जरूर लिख दोगे। एग्जाम में ज़्यादा समय आपके बचा नहीं है, वो आपको पता भी है। तो अपना मेहनत करते रहो भाई, अच्छे से पढ़ते रहो। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट में बता दें, आप समझाने की पूरी कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो लास्ट जो टाइप है आपका वो है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, देखिए प्लास्टिक स्टेट किसे कहते हैं, मैंने आपको जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी कराया था। प्लास्टिक वर्ड कहाँ यूज होता है, जब आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो यील्ड स्ट्रेस को पार कर जाता है तो उसे कहते हैं प्लास्टिक कंडीशन। क्या कहते हैं, प्लास्टिक कंडीशन उसे कहते हैं, ठीक है नहीं। यानी इस केस में भी ऐसा ही होगा कि इस केस में भी आपकी जो स्ट्रेस होगी वो यील्ड स्ट्रेस को पार कर जाएगी, उस केस में उसे हम प्लास्टिक फ्लूइड कह सकते हैं। तो देखिए पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू, यानी ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर शियर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड वैल्यू से ज़्यादा हो, यानी जो उसकी मिनिमम वैल्यू है वो यील्ड वैल्यू है, उसकी जो शुरुआत होगी जीरो से नहीं होगी। जो आपका आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होगा इसमें शियर स्ट्रेस कभी भी जीरो नहीं होगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो यील्ड वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू हमेशा यील्ड वैल्यू से ऊपर ही रहेगी, ठीक है नहीं। तो उसने वही कहा, ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू, ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा यील्ड वैल्यू से ज़्यादा रहेगी, उस केस में क्या होगा, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नोन एज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। यानी इसके अंदर शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल तो जरूर होगी, इसके अंदर शियर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल तो जरूर होगी, लेकिन जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो हमेशा यील्ड वैल्यू से ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई। जैसे न्यूटन फ्लूइड था, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या था, न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड था जिसके अंदर आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल थी। वही सेम कंडीशन इसमें भी हो रही है जो न्यूटोनियन में थी, लेकिन इसमें एक कंडीशन और लगा दी, एक लिमिट और लगा दी कि इसके अंदर जो आपकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो हमेशा यील्ड वैल्यू से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये था आपका आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड जिसके अंदर शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो आपकी यील्ड वैल्यू से ज़्यादा होगी हमेशा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद दो टाइप आपके और आते हैं, 5 टाइप थे, 2 टाइप जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड या कंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकी भी बात इसमें आई है। जैसे मैंने आपको पहले आपको आइडियल फ्लूइड बताया था, सोमज्ञान ने क्या बताया था, उसमें हमने बताया था कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो जिसे कंप्रेस ना कर सके, ठीक है नहीं। तो उन्हीं की डेफिनेशन से रिलेटेड है आपका कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है और कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है। देखिए, व्हेन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डज नॉट चेंज विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इट इज नोन एज द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। यानी व्हेन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डज नॉट चेंज विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा फ्लूइड जिस पर हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स तो लगा दें, जिस पर हम क्या लगा दें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दें, उस पर प्रेशर क्रिएट कर दें, लेकिन उसके बाद भी उसकी डेंसिटी में कोई चेंज ना आए, वो कहलाएगा आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। क्या कहलाएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहलाएगा। यानी ऐसा फ्लूइड जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने से या एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता, उसे कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। और अगर उसकी डेंसिटी में चेंज हो जाता है वो कहलाएगा आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। तो देखिए, व्हेन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंज विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंज विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इट इज नोन एज कंप्रेसिबल फ्लूइड। अगर आपकी डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कब, जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, उस कंडीशन में जो आपका फ्लूइड कहलाएगा वो कहलाएगा कंप्रेसिबल फ्लूइड। यानी कंप्रेसिबल फ्लूइड में आपको लोड लगाने से क्या हो रहा है, लोड लगाने से उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लो में लोड लगाने पर भी आपकी डेंसिटी में किसी तरह का चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। देखिए, ये डायग्राम दिया गया है जो हमने आपको 5 टाइप्स बताए थे, उसी का ही डायग्राम है। इसमें ग्राफ दिया गया है, देखिए मैं एक एक करके समझाता हूँ आपको। ये जो आपका एक्स एक्सिस है,
एक्स एक्सिस किसे को शो कर रहा है, एक्स एक्सिस शो कर रहा है जी वेलोसिटी ग्रेडियंट को। किसे शो कर रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू ओवर डी वाई को या शियर स्ट्रेन को। और ये जो वाई एक्सिस है आपका, वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है जी शियर स्ट्रेस को, यानी टो को। वाई एक्सिस किसे शो कर रहा है, वाई एक्सिस शो कर रहा है आपका शियर स्ट्रेस को या टो को। अब इस कंडीशन में आपको सबसे पहले देखिए ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जो एक्स एक्सिस की लाइन है, यहाँ पर आप देख रहे हो एक एरो बना हुआ है, ये वाला जो एरो बना हुआ है। और ये एरो क्या दिखा रहा है, ये एरो आपका जो दिखा रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन किसे शो कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी आइडियल फ्लूइड को शो कर रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी आइडियल फ्लूइड को शो कर रही है। आइडियल फ्लूइड को शो करने का मतलब ये है कि इसके अंदर डी यू ओवर डी वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर है, ठीक है नहीं। ये ध्यान रखना है, अगर कोई वैल्यू एक्स एक्सिस पर आ रही है उस केस में वाई एक्सिस पर जो आपका कंपोनेंट दिया होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर आपका वाई एक्सिस पर कोई वैल्यू आ रही है तो एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट होंगे एक्स एक्सिस पर वो आपके क्या होंगे, वो आपके 0 होंगे, ठीक है भाई। तो जैसे कि मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, आइडियल फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, तो आइडियल फ्लूइड में क्या होता है, आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी 0 होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है नहीं। अब आपको देखिए फॉर्मूला पता है, टो इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई, ठीक है। जब ये म्यू की वैल्यू ही 0 हो गई आइडियल फ्लूइड में, तो टो की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जैसे मैं म्यू की वैल्यू 0 रखूंगा, टो की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और चाहे उसमें डी यू और डी वाई की कुछ भी वैल्यू रख दो आप, तब भी टो 0 ही आएगा आपका, क्योंकि म्यू 0 है, ठीक है नहीं। तो इस केस में जब टो की वैल्यू 0 आ गई तो आइडियल फ्लूइड हमेशा आपका क्या होगा, वो एक्स एक्सिस पर होगा, वो वाई एक्सिस या एक्स वाई के बीच में नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो एक्स एक्सिस हमेशा किसे शो करेगा, एक्स एक्सिस शो करेगा आपके आइडियल फ्लूइड को। एक्स एक्सिस किसे शो करेगा, एक्स एक्सिस आपके आइडियल फ्लूइड को शो करेगा। अब बात करते हैं देखिए वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस पर भी आप देख रहे होंगे, वाई एक्सिस पर आपका दिया गया है आइडियल सॉलिड। क्या दिया गया है, आइडियल सॉलिड दिया गया है। आइडियल सॉलिड में क्या होगा, टो की तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। जैसे आपका फॉर्मूला है कि टो इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई, इसमें टो की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी, टो की वैल्यू 0 नहीं होगी। लेकिन जो डी यू ओवर डी वाई है, जो शियर स्ट्रेन है, ये जो आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है नहीं। अगर डी यू ओवर डी वाई की वैल्यू 0 है और आपकी टो की वैल्यू 0 नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, उस कंडीशन में आपका आइडियल सॉलिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइडियल सॉलिड कहलाएगा। क्योंकि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर कोई भी वेलोसिटी किसी भी तरह की नहीं होती। सॉलिड के अंदर जो आपके जैसे फ्लो की जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है नहीं। तो इस केस में आपकी टो की जो कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी जरूर, लेकिन डी यू ओवर डी वाई आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है नहीं। तो हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि वाई एक्सिस पर आपका क्या आएगा, वाई एक्सिस पर किसी तरह का कोई फ्लूइड नहीं आएगा। अगर आएगा तो वो आइडियल सॉलिड आएगा। क्या आएगा, आइडियल सॉलिड आएगा। तो ये थी बात देखिए आइडियल फ्लूइड की और आइडियल सॉलिड की। अब बात करते हैं रियल फ्लूइड की। सेकंड जो ऑप्शन था रियल फ्लूइड था। रियल फ्लूइड तो सारे ही हैं। रियल फ्लूइड तो आपके जो आइडियल फ्लूइड है उन्हें छोड़ दूं तो आइडियल फ्लूइड कोई होता नहीं, ठीक है नहीं। तो छोड़ने का मतलब ही नहीं बैठता। यानी जितने भी आपके फ्लूइड दुनिया में है वो सब क्या है, वो सब आपके रियल फ्लूइड है, ठीक है नहीं। अब थर्ड इसमें आता है देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या आता है, न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड वो होता है जिसमें शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। ये जो आपको लाइन दिख रही है इसमें किसी भी तरह की कर्व लाइन नहीं है, लीनियर लाइन है। ये आपकी जो ग्रीन कलर की नजर आ रही है लीनियर लाइन है। ये जिस तरीके से आपके शियर स्ट्रेस बढ़ रही है उसी तरीके से आपकी शियर स्ट्रेन बढ़ रही है, उसे ही शो कर रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड में आपका जो शियर स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये जो आपको देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ जो ग्राफिकल जो लाइन है, ये जो आपको कर्व की शेप की जो लाइन दिख रही है ये है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या दिखा रहा है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ये दिखा रहा है कि जो टो है वो डी यू ओवर डी वाई के प्रोपोर्शनल नहीं है। और प्रोपोर्शनल नहीं है इसीलिए जो आपका जो ग्राफ बन रहा है, जो ग्राफ पर जो लाइन बन रही है वो आपकी कैसी बन रही है, वो कर्वीलीनियर बन रही है, न कि लीनियर, ठीक है नहीं। अगर लीनियर बनेगी तो सीधी सी बात है दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। और लीनियर लाइन अगर नहीं बन रही है तो हम कह सकते हैं कि यह आपका एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। अब बात आती है देखिए लास्ट आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में हमने क्या कहा था कि आपका जो स्ट्रेस है शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यील्ड वैल्यू होगी।
तो देखिए आपका जो न्यूटोनियन फ्लूइड यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा था, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड आपका यहाँ से शुरू होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ तक आपकी यील्डिंग हो सकती है, इस पॉइंट तक। इसके बाद यील्ड वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और यहाँ से आपकी जो यील्ड से अबव वैल्यू आएगी, और ये जो वैल्यू आएगी आपकी, इसी के अनुसार हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की डेफिनेशन दे सकते हैं। क्योंकि उसमें से ने क्या कहा था, उसमें से ने ये कहा था कि आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड वो फ्लूइड है जिसके अंदर आपकी जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो क्या है, वो मिनिमम कौन सी है, वो मिनिमम आपकी कौन सी वैल्यू रहेगी, वो रहेगी आपकी यील्ड वैल्यू मिनिमम जो रहेगी, ठीक है नहीं। यानी इसके अंदर जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो हमेशा यील्ड वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ जो आपका जो ग्राफ शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा यील्ड वैल्यू से ऊपर, और ये भी ध्यान रखना ये लीनियर लाइन होगी। लीनियर लाइन की होगी, लीनियर इसलिए होगी क्योंकि ये इसके अंदर ये न्यूटन लॉ को फॉलो करता है, इसके अंदर शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लूइड के कितने टाइप हैं, तो आप उनको मैंने जितने भी टाइप्स बताए हैं इन सबको आपको डिफाइन करना है, उसके बाद ये डायग्राम जरूर बनाना है। ये डायग्राम भी आपके समझ में आ गया होगा, मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बाद आता है प्रेशर। क्या आता है जी, प्रेशर आता है कि प्रेशर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रेशर। देखिए प्रेशर आप सब जब जानते हैं प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। यह आपने इंटर में भी पढ़ा होगा। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है जी फोर्स अपॉन एरिया। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस आते हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो गैस, वो किसकी बात कर रहे हैं, वो हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं। फ्लूइड आपका लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो देखिए प्रेशर क्या है वो पढ़ लेते हैं कि प्रेशर क्या होता है फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन ए स्पेसिफिक आइटम ऑन द सरफेस ऑफ ए क्लोज कंटेनर और इन द फ्लूइड। यानी फ्लूइड प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगा हुआ हो, पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगा हुआ हो वही फोर्स आपका क्या कहलाएगा, फ्लूइड प्रेशर कहलाएगा। ऑन ए स्पेसिफिक आइटम ऑन द सरफेस ऑफ ए क्लोज कंटेनर और इन द फ्लूइड। यानी कोई स्पेसिफिक आइटम है जिस पर आपको फोर्स लगाना है, या आपका कोई क्लोज कंटेनर है, या आपका फ्लूइड है, ठीक है नहीं। इनमें से हम किसी पर भी आपका क्या लगाएंगे, पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगाएंगे वो क्या कहलाएगा, वो उसका प्रेशर कहलाएगा। क्लियर है, क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा कि पर यूनिट एरिया में जितना भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उसका प्रेशर कहलाता है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए दिस प्रेशर इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स लाइक मैकेनिकल फोर्स ऑफ फ्लूइड ऑन ए क्लोज कंटेनर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जो प्रेशर है, जो प्रेशर आपका क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से क्रिएट होगा, वो प्रेशर आपका क्रिएट होगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। और वो एक्सटर्नल फोर्स आपका मैकेनिकल फोर्स भी हो सकता है, ठीक है नहीं, इसमें फ्लूइड में भी हो सकता है लगा हुआ, क्लोज कंटेनर में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा आपका कि जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा, क्योंकि बिना फोर्स के प्रेशर आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि फोर्स का, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है नहीं। तो जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको जो है प्रेशर भी नहीं मिलेगा। प्रेशर भी आपको तभी मिलेगा जब फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, ठीक है। तो देखिए हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम देयर इज ए बॉडी ऑफ एनी शेप सबमर्ज इन वाटर। हमने मान लिया कि कोई जैसे ये बर्तन है, इस बर्तन के अंदर कोई ये बॉडी इस तरह की पड़ी हुई है और ये पानी के अंदर क्या हो जाती है, डूब जाती है। ये सबमर्ज इन वाटर यानी पानी के अंदर डूब जाती है। तो देयर वुड बी प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको जो प्रेशर होगा वो बॉडी पर काम करना स्टार्ट कर देगा। आपको जो प्रेशर होगा वो बॉडी पर काम करना स्टार्ट कर देगा। कैसे, देखिए कंसिडर ए स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी एज डी है। ये जो आपकी बॉडी पड़ी है, इस बॉडी में मैंने कुछ छोटा सा एरिया ले लिया, बिंदी टाइप जो आपको दिख रहा है, इसका जो एरिया है वो डी है, ठीक है नहीं। तो एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एज डी एफ। और जिस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, इस जो एरिया है स्मॉल एरिया, इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है डी एफ। क्या है, डी एफ है। तो देखिए दिस मीन्स फोर्स डी एफ एक्ट ऑन एरिया डी ए। यानी इसका मतलब ये हो गया कि डी ए एरिया पर डी एफ फोर्स काम कर रहा है। डी ए एरिया पर कितना फोर्स काम कर रहा है,
DF फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका क्या आएगा, ये कोई एलिमेंट है, बड़ा एलिमेंट है, इस बड़ी एलिमेंट में मैंने छोटा सी एक क्वांटिटी ले ली जिसका एरिया कितना है DA है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो DF लग रहा है। तो यहाँ से जो एरिया जो प्रेशर आएगा, देखिए फ्लूइड प्रेशर एट ए पॉइंट इज गिवन बाई, फ्लूइड प्रेशर कैसे निकलेगा, वो निकलेगा DP इज इक्वल टू DF ओवर DA। यानी जो प्रेशर होगा वो किसका रेशियो होगा, वो रेशियो होगा फोर्स का और एरिया का। ठीक है, और अब जब अभी तो मैं बात कर रहा था छोटे से एलिमेंट की, अगर इस पूरे जो आपकी जो बॉडी है, इस पूरे बॉडी का मैं प्रेशर निकालने लगूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कि इस पूरी बॉडी पर कितना फोर्स लगा है और इस पूरी बॉडी का कितना एरिया है। ठीक है नहीं, तो मैंने मान लिया पूरी बॉडी पर F फोर्स लगा है और पूरी बॉडी का एरिया A है, तो जो पूरी बॉडी होगी उस पर कितना प्रेशर काम करेगा, उस पर काम करेगा F/A। तो वही देखे कहा है इसने, इफ द फोर्स F इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया A, अगर पूरे के पूरे A एरिया पर F फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उस केस में टोटल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कितनी होगी, वो होगी P इज इक्वल टू F/A। वो कितनी होगी, वो होगी आपकी P इज इक्वल टू F/A। तो यहाँ तक देखिए आपकी समझ में आ गया होगा कि प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो प्रेशर में सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फ्लूइड लिया, उस फ्लूइड के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका एरिया मैंने लिया था DA, और उस DA एरिया पर DF फोर्स काम कर रहा था, तो वहाँ से प्रेशर आपका आ गया था DP इज इक्वल टू DF/DA। अब मैंने मान लिया कि पूरी बॉडी का एरिया कैपिटल A है और इस पूरी बॉडी पर जो F फोर्स है वो क्या है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे एरिया पर। तो यहाँ से जो प्रेशर आएगा वो अब DP ना आके आएगा P, और फोर्स होगा आपका F, एरिया होगा A। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आप प्रेशर की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर की जो यूनिट होगी, देखिए द यूनिट ऑफ प्रेशर आर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए आपको पता है P इज इक्वल टू है F/A, F है फोर्स, फोर्स की यूनिट है न्यूटन और एरिया की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी। ठीक है नहीं, तो जो आपकी प्रेशर की यूनिट होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और एक न्यूटन पर mm स्क्वायर को मैं एक पास्कल भी लिख सकता हूँ, यानी जहाँ पर प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखी है मैं उसे सीधे सीधे पास्कल से भी डिनोट कर सकता हूँ। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हटाकर उसकी जगह पास्कल भी लिख सकता हूँ। तो ये था जी प्रेशर। ठीक है नहीं, अब प्रेशर के बाद देखिए आता है आपका पास्कल लॉ। प्रेशर के बाद क्या आता है, पास्कल लॉ आता है। तो पहले मैं देखिए मोटा सा बता दूं आपको थोड़ा सा मोटे तरीके से कि पास्कल लॉ क्या होता है। पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी बॉडी पर तीनों डायरेक्शन में क्या लगा है, तीनों डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स लगा है, तो क्या होगा, वो हर डायरेक्शन में इक्वल होगा। हर डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वल होगा। तीनों डायरेक्शन में XYZ तीनों डायरेक्शन जो होगी उनमें जो प्रेशर फोर्स अप्लाई होगा वो इक्वल होगा। ये आपका पास्कल लॉ कहता है। अब देखिए इसमें देख लेते हैं इसने दिया क्या है। इट स्टेट दैट द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इसने ये कहा है कि जो प्रेशर है या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, इन ए स्टैटिक फ्लूइड, कैसे फ्लूइड में, स्टैटिक फ्लूइड में जिसके अंदर मोशन ना हो रहा हो, इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, वो क्या होगा, वो सभी डायरेक्शन में इक्वल होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में हो, किसमें हो, स्टैटिक कंडीशन में हो, और स्टैटिक कंडीशन में होने के बाद किसी एक पॉइंट पर आपका क्या काम कर रहा हो, कोई प्रेशर काम कर रहा हो या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर काम कर रही हो, तो उस पॉइंट पर तीनों डायरेक्शन में सेम प्रेशर या सेम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर लगेगी। क्लियर है, जैसे कि आपका ये कोई फ्लूइड है, ये कोई फ्लूइड का पॉइंट है, एलिमेंट है, इस फ्लूइड पर x डायरेक्शन में या y डायरेक्शन में या z डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा, वो इक्वली लगेगा, वो तीनों डायरेक्शन में उसकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो ये था ये पास्कल लॉ। पास्कल लॉ को देखिए प्रूव करके देखते हैं कि कैसे प्रूव होता है। देखिए लेट अस कंसीडर ए स्मॉल वेज शेप एलिमेंट ऑफ स्टेशनरी फ्लूइड डिस्प्ले हियर इज फॉलोइंग फिगर। नीचे एक डायग्राम दिया गया है आपको, ये फिगर दी गई है। इस फिगर में क्या दिया है, एक स्मॉल वेज शेप एलिमेंट है, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये स्मॉल जो आपको शेप नजर आ रही है, एक ट्राइंगल
एक ट्राइंगल की शेप आ रही है, उस ट्राइंगल में हमने क्या किया, यहाँ से ये ऐसे बढ़ाया, ठीक है नहीं, और बढ़ाने के बाद फिर उधर से भी ट्राइंगल बना दिया, यानी दो ट्राइंगल को एक निश्चित दूरी पे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा स्मॉल वेज शेप, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम दैट विड्थ ऑफ फ्लूइड एलिमेंट ABC परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज यूनिटी। ये आपका जो ABC है, देखिए ये A है, ये B है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा होगा ये है आपका C। ये जो ABC एलिमेंट है, इसकी जो ये थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये कितनी है, ये 1 है, ये यूनिटी है, ये 1 है। इसने ये बात कही है कि हमने मान लिया कि आपकी जो थिकनेस है किसकी, एलिमेंट की, वो कितनी है, वो 1 है, यूनिटी है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद पास्कल लॉ को प्रूव करने का तरीका। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर ये तो आ गई आपकी एक्स एक्सिस, ये आ गई आपकी वाई, और ये आ गई आपकी जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो प्रेशर फोर्स काम कर रहा है वो है जी PX। इधर वाई, ऊपर की तरफ वाई जा रही है, तो वाई डायरेक्शन में जो प्रेशर काम कर रहा है वो है PY। और इधर जो ये आपकी जेड डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन में जो आपका फोर्स काम कर रहा है, प्रेशर फोर्स जो काम कर रहा है वो है PZ, ठीक है। इसने वही कहा, देखो PX इज इक्वल टू प्रेशर एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन ओवर द फेस AB। AB फोर्स कौन सा है, ये है, ये आपका AB फेस, ये आपका AB फेस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस फेस पर आपका जो प्रेशर फोर्स लगा है वो कितना है, वो है जी PX। कितना प्रेशर लगा है, PX लगा है। आपका जो दूसरा फेस है, देखिए PY क्या है, प्रेशर एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन ओवर द फेस AC फेस कौन सा है, देखिए ये AC आया, ये वाला जो फेस आपका बनेगा, इस फेस पर जो ये आपका प्रेशर फोर्स काम कर रहा है ये है PY। और जो PZ है, PZ क्या है आपका, प्रेशर एक्टिंग इन जेड डायरेक्शन ओवर द फेस BC। जो BC फेस आपको नजर आ रहा है, देखिए ये BC हो गया, फिर ऐसे जाएंगे, फिर आप यहाँ से ऐसे जाएंगे, और यहाँ पर जो ये फेस बनेगा ये कहलाएगा BC फेज। इसमें जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो है जी PZ। वो कितना है, PZ है। और मैंने मान लिया कि जो ABC है, ABC जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है, ये एंगल है जी थीटा आपका, ये एंगल आपका थीटा है, क्लियर है। ये एंगल आपका कितना है, थीटा है। तो इस केस में देखिए, अब मैंने ये भी मान लिया जो ये वाली जो लेंथ है A से लेकर C तक जो लेंथ है वो DX है, ये आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर A से लेकर B तक जो लेंथ है वो DY है। और आपका जो लेंथ है कौन सी, ये जो लेंथ है आपकी B से लेकर C तक, ये DS है। ये कितनी है, ये DS है, ठीक है। और जो फ्लूइड का एलिमेंट है, ये जो फ्लूइड का एलिमेंट है, इस फ्लूइड के एलिमेंट की डेंसिटी ρ है। ये सब हमें मान के चलनी पड़ेगी कि एक्स डायरेक्शन में PX फोर्स लगा है, वाई डायरेक्शन में PY फोर्स लगा है, और जेड डायरेक्शन में PZ फोर्स लगा है, ठीक है। और ABC जो है वो थीटा एंगल बना रही है। ABC कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। और जो लेंथ दी गई है वो DX dy DS दी गई है, और डेंसिटी उसकी ρ है। अब देखिए मुझे प्रूफ करते हैं जी, कैसे प्रूफ होगा। अब जो इस पूरे एलिमेंट में जो आपको एलिमेंट नजर आ रहा है, इसमें कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो ये प्रेशर फोर्स काम कर रहे हैं जो तीनों डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो देखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट आर, कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, प्रेशर फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस, जो प्रेशर फोर्स लगे हैं सरफेस के नॉर्मल में, एक तो ये। दूसरा वेट ऑफ द एलिमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दूसरा फोर्स क्या होगा कि इस एलिमेंट का जो वेट होगा वो मिडिल पॉइंट से बिल्कुल 90 डिग्री की ओर ऐसे काम करेगा W। ठीक समझ में आ गई बात, मिडिल पॉइंट से नीचे की ओर ऐसे काम करेगा W। अब द फोर्स ऑन द फेस आर, फोर्स कितना होगा ये देखना है। देखिए द फोर्स ऑन द फेस आर, तो सबसे पहले जो फोर्स निकालेंगे भाई तीनों डायरेक्शन में फोर्स लगा है, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। तो सबसे पहला फेस लेता हूँ जी मैं AB, कौन सा लेता हूँ, ये AB लेता हूँ, AB ये वाला जो आपको नजर आ रहा होगा, फोर्स ऑन द फेस AB, फोर्स ऑन द फेस AB। तो देखिए फोर्स क्या आएगा, आपको प्रेशर दिया गया है P, आपको पता है, देखिए यहाँ पर दिखा दो, प्रेशर होता है P = F/A। तो यहाँ पर आपका जो F आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा जी P × A, ठीक। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, P कितना है, P है आपका PX इंटू मल्टीप्लाई में क्या आएगा, एरिया। एरिया कितना होगा, ये वाला जो AB फेस आपको दिख रहा है इसका एरिया कितना होगा, देखिए
इसका एरिया होगा इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी ये वाली लंबाई तो है डी वाई और ये चौड़ाई है यूनिटी यानी 1, तो इसका एरिया हो जाएगा डी वाई इंटू 1। क्या हो जाएगा? डी वाई इंटू 1। तो ए बी फोर्स पर, ए बी फेस पर जो फोर्स लग रहा है वो है पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1। अब बात करेंगे, देखिए फोर्स ऑन द फेस ए सी, फोर्स ऑन द फेस एसी, एसी में कितना फोर्स लगेगा? देखिए एसी में जो आपका प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है? वो लग रहा है जी पी वाई, ठीक। और जो एरिया होगा वो कितना होगा? देखिए एसी का ये हो गया ये वाला फेस, यही तो होगा, इस फेस का एरिया होगा इसकी लंबाई, लंबाई कितनी है डी एक्स, और इसकी चौड़ाई है यूनिटी यानी 1, यानी आ जाएगा डी एक्स इंटू 1। तो आपका जो एसी फेस है, एसी फेस पर जो फोर्स काम कर रहा है वो है आपका पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1। अब तीसरा फेज जो बचा वो बचा आपका बीसी। देखिए फोर्स ऑन द फेस बीसी, फोर्स ऑन द फेस बीसी। अब बीसी फोर्स पर देखिए, यहाँ पर बीसी पर जो ये बीसी आपको नजर आ रहा है फेस, इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है आपका प्रेशर फोर्स जो लग रहा है वो है पी जेड। क्या है? पी जेड। और उसका एरिया कितना होगा? एरिया होगा देखिए बी सी इंटू ये वाली जो हाइट है इसकी, सॉरी थिकनेस है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, मान लो लंबाई कितनी है इसकी डी एस, चौड़ाई 1 ही है, तो ये आ जाएगा डी एस इंटू 1। क्या आ जाएगा? डी एस इंटू 1। तो यहाँ पर आपने देखिए तीनों फेस पर जो फोर्स लग रहा है वो आपने निकाल लिया। अब तीनों पे फोर्स लगने के बाद ये तो आगे देखिए प्रेशर फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस, दूसरा है आपका वेट ऑफ द एलिमेंट। तो वेट कितना होगा? देखिए ये देख लीजिए आप, वेट ऑफ द एलिमेंट, वेट ऑफ द एलिमेंट, ये समझ लीजिए कि एलिमेंट का वेट कितना होगा। देखिए वेट के लिए हम क्या करते हैं, वेट हमें पता है, वेट होता है आपका mg, वेट क्या होता है? mg होता है, यानी मास ऑफ वेट इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है नहीं। और mg यानी मास क्या होता है? मास होता है आपका वॉल्यूम इनटू रो, वॉल्यूम इनटू रो, क्योंकि आपको पता है कि रो इक्वल टू होता है m अपॉन वी, तो यहाँ से m क्या आ जाएगा? m आ जाएगा रो इनटू वी। तो आपका जो वेट ऑफ एलिमेंट आ गया वो क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट इनटू डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इनटू जी। अब वॉल्यूम कितना होगा? देखिए वॉल्यूम कितना होगा जी? आपका वॉल्यूम होगा इसका, देखिए जो आपका ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल का एरिया इनटू इसकी थिकनेस, वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू ट्राइंगल का बेस ए सी इंटू ट्राइंगल की हाइट ए बी, तो इसका एरिया आ गया। और इसकी जो थिकनेस है वो है 1 इंटू रो और इंटू जी, ये आ गया जी आपका इसका वेट। और आपको पता है यहाँ पर ए सी किसके इक्वल है? ए सी इक्वल है डी एक्स के, और ए बी किसके इक्वल है? ए बी इक्वल है डी वाई के। तो ये देखा जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन 2 इंटू रो जी, आ जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन 2 इंटू रो जी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्या आ गया जी आपका? ये आ गया आपका वेट ऑफ द एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे? देखिए अब हम ये देखेंगे कि डी एक्स जो एक्स की डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लगा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा है, उसकी हेल्प से हम इसे सोल्व करेंगे, उसकी हेल्प से सोल्व करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए हम देखिए करते हैं, रिजोल्विंग द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, रिजोल्विंग द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका आएगा सबसे पहले तो ये पी एक्स जो फोर्स लगा, पी एक्स जो प्रेशर लगा है, इसका फोर्स कितना था? इसका फोर्स था पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1। पिछली वाली स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, मैंने बताया था पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1। दूसरा जो फोर्स है ये पी वाई, ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल है। अब रही बात इस पी जेड की, रही जो ये पी जेड है, ये पी जेड आपका फिलहाल इंक्लाइंड है। अब देखिए ये वाला एंगल कितना है? थीटा। जब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। अब ये पैरेलल लाइन वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो ये भी लाइन कितना वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी? थीटा बनाएगी। अब ये जो पी जेड लगा है
ये इस लाइन के 90 डिग्री पे लगा है, ये पूरा 90 है। जब ये पूरा 90 है तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा जी 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर इसका पी जेड का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, तो ये कितना आ जाएगा पी जेड इंटू कोस 90 माइनस थीटा, और एक इसका कंपोनेंट यहाँ आएगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा आपका पी जेड इंटू साइन 90 माइनस थीटा। कंपोनेंट लेने आप जानते भी होंगे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा आपका, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा पी जेड का, वो कितना आएगा, वो आएगा माइनस, क्योंकि देखिए ये तो राइट की तरफ जा रहा है तो ये प्लस होगा, ये जा रहा है जी लेफ्ट की तरफ, इसकी डायरेक्शन माइनस की ओर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका पी जेड इंटू साइन 90 माइनस थीटा, और इसका एरिया कितना था, इसका एरिया था डी एस इंटू 1। क्लियर है। इज इक्वल टू आ जाएगा 0, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन है। हमने बताया था कि जब आपका फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में आपका जो है तीनों डायरेक्शन में जो प्रेशर फोर्स रहता है वो सेम रहता है, ये तो बताया था। जब स्टैटिक कंडीशन है तो इसमें एफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आप यहाँ पर देखिए आ जाएगा पी एक्स इंटू डी वाई माइनस पी जेड साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा इंटू डी एस इज इक्वल टू 0। अब मैं डायग्राम की अगर बात करूँ, इस डायग्राम में जो ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी में कोस थीटा किसके इक्वल होगा, आपका कोस थीटा आ जाएगा, देखिए आधार बटे कर्ण, ठीक है नहीं, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है ए बी यानी डी वाई, और हाइपोटेनस है आपका डी एस, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एस के, ठीक है नहीं। अब ये कोस थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए पी एक्स इंटू डी वाई माइनस पी जेड इंटू डी वाई अपॉन डी एस इंटू डी एस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डी एस से डी एस कट गया, ये आपका आ गया पी एक्स इंटू डी वाई माइनस पी जेड इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जाएगा पी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू पी जेड इंटू डी वाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी वाई से डी वाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड। पी एक्स किसके इक्वल आ गया, पी जेड आ गया। इसे हमने कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यानी आपको ये तो पता चल गया कि एक्स डायरेक्शन में जितना प्रेशर लगा है उतना ही प्रेशर वाई डायरेक्शन में लगा है। जो हमने ये रिजोल्व किया फोर्स एक्स डायरेक्शन में, यहाँ से ये चीज़ तो निकल कर आ गई। लेकिन हमने क्या कहा था स्टेटमेंट में कि तीनों डायरेक्शन में सेम होता है। अभी तो 2 डायरेक्शन में सेम हुआ है, तो तीसरी डायरेक्शन में भी कहीं ना कहीं सेम होगा। अब देखिए तीसरी डायरेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तीसरी डायरेक्शन में के लिए क्या होगा, अब हम रिजोल्व करेंगे फोर्स वाई डायरेक्शन में। रिजोल्विंग द फोर्स इन वाई डायरेक्शन, रिजोल्विंग द फोर्स इन वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में कितने कितने फोर्स काम कर रहे हैं वो देखिए आप। वाई डायरेक्शन में कितने फोर्स काम कर रहे हैं जी। पहला फोर्स तो आपका ये पी वाई जो प्रेशर फोर्स लगा है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर वाला फोर्स प्लस का होता है, यानी पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1, ये तो फोर्स आ गई है। दूसरा फोर्स जो ये पी जेड आपका यहाँ पर ऐसे लगा है, ये पी जेड का ये वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा ये आएगा, ये आ जाएगा पी जेड कोस 90 माइनस थीटा, ये इसका प्रेशर आ जाएगा। एरिया के लिए क्या करेंगे, एरिया की मल्टीप्लाई और कर देंगे। ये डाउनवर्ड जा रहा है तो ये आ जाएगा आपका देखिए पी जेड कोस 90 माइनस थीटा इंटू डी एस इंटू 1, ये इसका एरिया आ गया। 2 फोर्स तो ये वर्टिकल काम कर रहे हैं। तीसरा जो वर्टिकल फोर्स काम करेगा वो होगा इसका वेट, जो सेंटर से नीचे की ओर 90 डिग्री पर वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा डब्ल्यू। और वेट आपने निकाला था अभी कि वेट कितना होता है। वेट आपका जो आया था वो आया था भाई नीचे की ओर काम कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, वो आया था डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन 2, डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन 2 इंटू रो इंटू जी, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0 का। ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फोर्स है, आपका जो फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में है, उसमें किसी तरह का कोई मोशन नहीं है। तो वहाँ पर जो वाई डायरेक्शन के अंदर फोर्स होगा उसका भी अलजेब्रिक सम 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका देखिए पी वाई इंटू डी एक्स, यहाँ से ये आ जाएगा पी जेड इंटू साइन थीटा इंटू डी एस, और माइनस
ये वाली जो टर्म आपकी बचेगी, देखिए dx और dy दो स्मॉल टर्म है, dx और dy दो स्मॉल टर्म है, छोटी छोटी टर्म है। जब छोटी छोटी दो टर्म की आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो टर्म और छोटी हो जाएगी। तो इस केस में मैं इस टर्म को क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, जीरो के इक्वल मान सकता हूँ। जब ये वैल्यू जीरो होगी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी, तो यहाँ पर ही आ जाएगा जीरो सीधा। ठीक है, ये इतनी वैल्यू नेग्लेक्ट हो गई। अब देखिए ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आपका आएगा हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइट कितनी है, देखिए इसकी हाइट है आपकी यहाँ पर, ये है, ये बेस हो गया ए बी, हाइट हो गई ए सी यानी डी एक्स, और हाइपोटेनियस हो गया डी एस। ये आ जाएगा डी एक्स इंटू डी एस। तो इसकी वैल्यू उठा के फिर यहाँ रखेंगे साइन थीटा में, तो ये आ जाएगा देखिए पी वाई इंटू डी एक्स माइनस पी जेड इंटू डी एक्स अपॉन डी एस इंटू डी एस इज इक्वल टू जीरो। तो डी एस से डी एस कट गया, ये आ गया आपका पी वाई इंटू डी एक्स माइनस पी जेड इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आ जाएगा पी वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पी जेड इंटू डी एक्स। तो डी एक्स से डी एक्स कट गया, ये आ जाएगा पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। ठीक है, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। और जो पहली क्वेश्चन आई थी, देखिए पहली क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली क्वेश्चन आई थी पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड, और दूसरी क्वेश्चन आई है पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। तो इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 की अगर हम बात करूँ तो यहाँ से आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। क्या आ गया, पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। तो यही इसका स्टेटमेंट था। भाई पास्कल लॉ का स्टेटमेंट क्या था, पास्कल लॉ का स्टेटमेंट यही था कि तीनों डायरेक्शन में आपका जो प्रेशर फोर्स लगेगा वो इक्वल इंटेंसिटी का लगेगा। वही आपका यहाँ पर देखिए प्रूफ हो गया। तो ये था ये आपका पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के बाद आपका जो नया टॉपिक आता है वो आता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से पहले हमें पढ़ना जरूरी है रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज। जब तक आपको डिस्चार्ज के बारे में पता नहीं होगा, डिस्चार्ज के बारे में आपको समझ नहीं होगी, आप कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को नहीं समझ सकते। तो पहले हम बात करेंगे देखिए रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज की। देखिए रेट ऑफ फ्लो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये कोई पाइप है, ये कोई आपका पाइप है, इस पाइप से इसका डायमीटर सेम है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, डायमीटर चेंज नहीं है। तो इस पाइप से प्रति सेकंड, इस पाइप से प्रति सेकंड जितना वाटर या जितना लिक्विड आपको मिल रहा है या जितनी गैस आपको मिल रही है वो उसका डिस्चार्ज कहलाता है। ठीक है नहीं, यानी प्रति सेकंड जितना वॉल्यूम आपको लिक्विड का मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, उसका डिस्चार्ज कहलाएगा। क्लियर है, या रेट ऑफ फ्लो कहलाएगा। प्रति सेकंड मिलने वाले लिक्विड के वॉल्यूम को क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज कहते हैं। तो ये तो था देसी अंदाज में जो मैंने बताया आपको। ठीक है नहीं, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या क्या नहीं है, वो सब पढ़ लेते हैं। देखिए इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए सेक्शन ऑफ पाइप और ए चैनल। यानी किसी भी पाइप या किसी भी चैनल के थ्रू प्रति सेकंड फ्लूइड की जितनी क्वांटिटी फ्लो हो रही है वो क्वांटिटी उसकी क्या कहलाएगी, रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज कहलाएगी। क्लियर है। तो देखिए फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, देखिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन से होते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। जो लिक्विड होता है, लिक्विड को हम इनकम्प्रेसिबल मान के चलते हैं, लिक्विड को हम इनकम्प्रेसिबल मान के चलते हैं। और जो गैस होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं, गैस को हम आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, वो कंप्रेसिबल की कंडीशन में आती है। तो फ्लूइड के अंदर इनकम्प्रेसिबल होगा लिक्विड और कंप्रेसिबल होगा गैस। ठीक है, तो फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज इज एक्सप्रेस एज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग अक्रॉस द सेक्शन पर सेकंड। अगर मैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहा हूँ या लिक्विड की बात कर रहा हूँ, उस केस में आपका जो वॉल्यूम, जो आपका डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम पर सेकंड। यानी प्रति सेकंड जितना वॉल्यूम हमें लिक्विड का या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मिल रहा है वो उसका डिस्चार्ज कहलाएगा। और दूसरी बात करूँ कंप्रेसिबल फ्लूइड की, नहीं गैस की, फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड द रेट ऑफ फ्लो इज यूजुअली एक्सप्रेस एज द वेट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग अक्रॉस द सेक्शन। अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, गैस की बात कर रहा हूँ, तो फिर प्रति सेकंड पर सेकंड में वॉल्यूम को नहीं कहूँगा, फिर कहूँगा मैं वेट को,
कि प्रति सेकंड जितना वेट मुझे गैस का मिल रहा है वो उसका डिस्चार्ज है। ये ध्यान रखिएगा। अगर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो प्रति सेकंड कितना वॉल्यूम मिल रहा है वो डिस्चार्ज है, और गैस की बात कर रहे हैं तो प्रति सेकंड कितना वेट मिल रहा है वो उसका डिस्चार्ज है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ के रखिएगा गैस और लिक्विड में, ठीक है। तो इसी हिसाब से देखिए, अगर लिक्विड की बात करूँ, फॉर लिक्विड द यूनिट ऑफ क्यू, जो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब पर सेकेंड या लीटर पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब या लीटर, टाइम सेकेंड होता है। और अगर गैस की बात करूँ, फॉर गैस द यूनिट ऑफ क्यू इज न्यूटन पर सेकेंड और केजीएफ पर सेकेंड, क्योंकि जो वेट होता है आपका, वेट की यूनिट होती है न्यूटन या केजीएफ, और टाइम की होती है सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा, जो डिस्चार्ज की यूनिट होती है वो लिक्विड के लिए अलग होगी और गैस के लिए अलग होगी। लिक्विड आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंदर आएगा, गैस आपकी कंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर आएगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज क्या है, ठीक है। तो देखिए, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि डिस्चार्ज निकालते कैसे हैं। तो देखिए, कंसीडर ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप इन विच, हमने मान लिया कि एक पाइप जो है, एक पाइप है जिस पाइप में आपका जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है, और उसका जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर है। एरिया मैंने मान लिया इसका ए, एरिया कितना मान लिया मैंने, ए मान लिया जिस एरिया से आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो वेलोसिटी मान ली मैंने वी। क्या मान ली, वेलोसिटी मैंने वी मान ली। तो हमने क्या मान लिया, ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, और वी क्या मान लिया, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अक्रॉस द सेक्शन। ए हो गया मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वी हो गया जी मेरा एवरेज वेलोसिटी। तो हाँ, यहाँ से डिस्चार्ज क्या आ जाएगा, आपका डिस्चार्ज आएगा क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी। अगर एरिया की मल्टीप्लाई मैं वेलोसिटी में कर दूंगा तो क्या आएगा, आपका डिस्चार्ज आएगा। यानी सीधी सी बात है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ऐसे ऐसे डिस्चार्ज बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे वेलोसिटी आप बढ़ाएंगे ऐसे डिस्चार्ज भी बढ़ता चला जाएगा। तो Q इज इक्वल टू ए इंटू वी। देखिए, यूनिट की बात करूँ मैं, आपको पता है एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या आ गई, ये भी वही आएगी, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वही आ गई यहाँ पे, ठीक है नहीं। यानी प्रति सेकेंड जितना वॉल्यूम आपका पानी का निकल रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्चार्ज कहलाएगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू ए वी, एरिया में वेलोसिटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका डिस्चार्ज का फॉर्मूला। अब बात करते हैं, देखिए, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से पहले डिस्चार्ज को समझना जरूरी था, वो मैंने समझा दिया। अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या है, देखिए वो समझ। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, द इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। यानी जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है ये किस प्रिंसिपल पर बेस है, ये मास ऑफ कंजर्वेशन पर बेस है। मास ऑफ कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जितना मास आप इनपुट में देंगे आपको आउटपुट में उतना ही मास मिलेगा। मास ना तो आपका डिस्ट्रॉय कर सकते ना ही क्रिएट कर सकते, ये होता है मास ऑफ कंजर्वेशन। तो इसी पर बेस है आपकी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं कि पाइप के अंदर आपने जितना पानी डाला है उतना ही पानी आपको आउटलेट के थ्रू मिलेगा, ना उससे कम मिलेगा ना उससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। तो देखिए, फॉर ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट ऑल द क्रॉस सेक्शन द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड इज कॉन्स्टेंट। इसने ये कहा है कि जो फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन में, तो वहाँ पर सेकेंड कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। पर सेकेंड जितना फ्लूइड फ्लो होगा वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये है आपका सेक्शन 1-1, यहाँ पर जो है ये 1-1 सेक्शन है, और यहाँ पर है सेक्शन 2-2, ठीक है। तो यहाँ जो 1-1 सेक्शन है, यहाँ एरिया इसका A1 है, और जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है, और यहाँ जो आउटलेट पर एरिया A2 है और जो फ्लो है उसकी वेलोसिटी V2 है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया कम है, ठीक है नहीं। अब क्या होगा, जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ की वेलोसिटी कम रहेगी, और जहाँ एरिया कम हो जाएगा वहाँ की वेलोसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा जब हम बाइक धोते हैं पाइप वगैरह लगाकर, तो हम क्या करते हैं, पाइप को आगे से दाब देते हैं। जैसे ही आप पाइप को आगे से दाबते हैं तो क्या होता है, उसका एरिया घट जाता है, और जैसे ही उसका एरिया घटता है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। आपका जो पानी है वो तेज वेलोसिटी से चलने लगता है,
होता है नहीं ऐसा, ये आपने जनरल एग्जांपल देखा होगा। तो वही हम उसका एरिया घटाते हैं, आउटलेट का एरिया घटाते हैं, वेलोसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो वही मैं आपको बात बता रहा था कि जहाँ पर आपका एरिया घटेगा पाइप के अंदर, वहाँ पर ऑटोमेटिक वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी, और जब आपका एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। तो ये यही कह रहा है आपका कि जो आपका प्रति सेकंड जो आपका वाटर फ्लो हो रहा है, चाहे आपका एरिया डायमीटर घटे या बढ़े, वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। प्रति सेकंड उतना पानी उस जगह से निकलना ही निकलना है। पूरे पाइप में आप कहीं भी नोट कर लेंगे तो आपका जो प्रति सेकंड पानी जो आएगा वो उतनी ही क्वांटिटी आपकी आएगी। ठीक है, तो देखिए कंसीडर 2 क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पाइप एज शोन इन फिगर। ये मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अब मैंने मान लीजिए आपका जो ये सेक्शन 1-1 है, इस सेक्शन 1-1 पर V1 क्या है, V1 है आपकी एवरेज वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन 1-1। ये इनलेट है आपका, जहाँ से पानी पाइप के अंदर एंटर कर रहा है। ρ1 क्या है, डेंसिटी एट सेक्शन 1-1। यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जो फ्लूइड अंदर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी मैंने ρ1 मान ली, एरिया मैंने उसका A1 मान लिया। ठीक है नहीं, और वेलोसिटी कितनी मान ली, V1 मान ली। ठीक है, A1 क्या है, एरिया ऑफ पाइप एट सेक्शन 1-1। तो इनलेट सेक्शन पर एरिया A1 हो गया, वेलोसिटी V1 हो गई, और डेंसिटी ρ1 हो गई। अब बात करते हैं देखिए आउटलेट की। ये आपका आउटलेट है। इस आउटलेट पर जो एवरेज वेलोसिटी है वो V2 है, जो आपकी डेंसिटी है वो ρ2 है, और जो एरिया है वो A2 है। एरिया A2 हो गया, वेलोसिटी V2 हो गई, और डेंसिटी ρ2 हो गई। ठीक है, तो दोनों सेक्शन पर हमने मान लिया कितनी वेलोसिटी है, कितना एरिया है, कितनी डेंसिटी है। क्लियर है। तो देखिए जो रेट ऑफ फ्लो होगा, रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1, रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो होगा आपका, देखिए मास। मास क्या होता है आपका, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो यानी मास क्या होगा, मास होगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और रेट की बात कर रहे हैं तो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जब रेट की बात करेंगे तो रेट का मतलब होता है प्रति सेकंड, यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम प्रति सेकंड। आपको पता है मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, और जब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का रेट निकालेंगे तो प्रति सेकंड और हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो ये तो आ जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर रो एज इट इज, और वॉल्यूम प्रति सेकंड क्या होता है, वॉल्यूम प्रति सेकंड होता है आपका एरिया इंटू वेलोसिटी। अभी मैंने आपको बताया था डिस्चार्ज में, ठीक है नहीं, कि मीटर क्यूब पर सेकंड जो आता है वो कहाँ से आता है, वो एरिया की वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करके आता है। तो इसी तरीके से जो आपका इनलेट सेक्शन है, यहाँ पर जो रेट ऑफ फ्लो आएगा वो आएगा ρ1 A1 V1, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, और जो आपका सेकंड जो आउटलेट पोर्शन है, आउटलेट पोर्शन पर कितना आ जाएगा, ρ2 A2 V2, इसका फ्लो रेट आ जाएगा ρ2 A2 V2। अब कंजर्वेशन मास ऑफ कंजर्वेशन क्या कह रहा है, मास ऑफ कंजर्वेशन ये कह रहा है कि जितना मास इसके अंदर एंटर कर रहा है प्रति सेकंड, उतना ही मास प्रति सेकंड इससे बाहर निकल रहा है। ठीक है नहीं, यानी इसका मतलब क्या है कि ρ1 A1 V1 किसके इक्वल होगा, ρ2 A2 V2 के। तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर मैंने ρ1 A1 V1 को ρ2 A2 V2 के इक्वल रख दिया। जब आप इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाएगी, ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। अब आप देखिए जो फ्लूइड आपका एंटर कर रहा है, अगर वही फ्लूइड बाहर निकल रहा है, वही फ्लूइड आपका बाहर निकल रहा है, और आपका फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल यानी वो लिक्विड है, तो उस कंडीशन में आपकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, उस कंडीशन में आपकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, वो दोनों की दोनों जगह सेम रहेगी। जब दोनों जगह सेम रहेगी तब क्या होगा, देखिए वही इसने कहा है। देखिए जो इक्वेशन आपकी भी बनी थी, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू द कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ये जो आपकी इक्वेशन अभी आई है ρ1 A1 V1, ये चाहे आपका फ्लूइड कंप्रेसिबल हो चाहे इनकम्प्रेसिबल हो, यानी चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है नहीं, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, यही कहलाती है आपकी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। और इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल देन ρ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ2, एंड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन रिड्यूस टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2, और आपकी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी A2 V2, क्योंकि ρ1 से ρ2 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, इतनी बात आपकी देखिए समझ में आई होगी कि आपकी जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, अगर मैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहा हूँ या लिक्विड की बात कर रहा हूँ,
तो वहाँ पर आएगा A1V1 इक्वल टू A2V2, यानी जितना डिस्चार्ज आपका यहाँ से था उतना ही डिस्चार्ज आपका यहाँ से होगा, क्योंकि A1V1 क्या है, Q1 डिस्चार्ज इसका, और A2V2 क्या है, Q2 इसका डिस्चार्ज। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गई होगी कि जिस रेट से, जिस डिस्चार्ज से आपका पानी एंटर करेगा उसी डिस्चार्ज रेट से, उसी रेट ऑफ फ्लो से आपका पानी बाहर निकलेगा, या वाटर लिक्विड कुछ भी हो सकता है आपका। अब देखिए कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन ये भी कहती है, देखो कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा था, यहाँ आपका कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन में क्या था, इनलेट भी एक था, आउटलेट भी एक था। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपकी इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि आपका जो पाइप है ये तो आपका इनलेट हो गया पाइप ए बी जो आपको नजर आ रहा है, और आगे करके हम क्या करते हैं, आगे जाके हम उसे दो ब्रांच में डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहाँ कर दिया, यहाँ हमने इसे दो ब्रांच में डिवाइड कर दिया। जब दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा उस केस में देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, इसका डिस्चार्ज है Q0, इसका डिस्चार्ज है Q1 और इसका डिस्चार्ज है Q2। तो यहाँ पर इनपुट एक है, आउटपुट दो जगह से कट रहा है, तो यहाँ पर आएगा Q0 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यानी इनपुट किसके इक्वल होगा, आउटपुट के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर एरिया इसका A1 है, वेलोसिटी V1 है, यहाँ मैंने मान लिया एरिया A2 वेलोसिटी V2, और यहाँ मैंने मान लिया एरिया A3 वेलोसिटी V3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 प्लस A3V3। क्लियर है, क्योंकि डिस्चार्ज मुझे पता है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू AV। तो अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो इस तरह की कंडीशन में आप इस तरह से सोल्व करेंगे कि इनलेट किसके इक्वल होगा, वो आउटलेट के इक्वल होगा। अगर आउटलेट आपका 2 या 3 ब्रांचों में भी टूट रहा है तो उन सबके सम के इक्वल होगा। क्लियर है, इनलेट किसके इक्वल होगा, जितनी ब्रांच में आगे कटा हुआ आपका पाइप होगा उन सबके सम के इक्वल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, यही पढ़ने का समय है, पेपर में ज़्यादा दिन आपके नहीं बचे। वीडियो को बच्चों लाइक करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट में आप अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम जरूर लिखें, आपका नाम क्या है, आप किस कॉलेज से हैं, और शेयर जरूर करें। इस समय तो आप सभी बच्चों को शेयर कर दें जो भी आपके बीटेक कर रहे हैं, जो इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पेपर नज़दीक हैं, जो पढ़ लेगा अच्छे नंबर लाएगा, ये गारंटी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।